हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में हम सीडीपी की सीरीज़ अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं एंड टुडे इज़ डे 24 ऑफ आवर सीरीज़। और आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ वाइगॉस्की सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट डिस्कस किया है, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, फ्रेम आउट हो सकते हैं, और जो प्रीवियस टेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस की हैं तो डेफिनेटली आपको वो देखनी चाहिए, क्योंकि पियाजे की थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है टेट के पेपर के लिए। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं। सो नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो वाइगॉस्की का जन्म कब हुआ था? स्टार्टिंग विद दैट, इनका बर्थ हुआ था 1896 में, लेकिन ये बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। 37 साल के थे ये, सिर्फ 37 ईयर्स ऑफ एज के, तब इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन 37 साल की उम्र में भी इन्होंने बहुत सारी जो बुक्स हैं, मोर देन 100 बुक्स लिखी थी। साइकोलॉजी पर इन्हों का बेसिक जो है फोकस था, और ये थे रशियन ज्यूइश साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। हमने पियाजे के बारे में किया था कि पियाजे क्या है, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये। लेकिन वाइगॉस्की क्या थे, ये सोसाइटी की इम्पोर्टेंस को मानते थे। ठीक है, ठीक कि सोसाइटी में जो भी हम इंट्रैक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। तो ये क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है बेसिकली सोशल कल्चरल थ्योरी, जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी हम थ्योरी देखते हैं। सो वाइगॉस्की की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है ये बेसिकली कहती क्या है कि कोई भी चाइल्ड है या इंडिविजुअल है वो कहाँ से सीखता है, सोसाइटी से। और जो बहुत मेन पॉइंट है कि सोसाइटी से वो कैसे सीखता है, दैट इज़ बाय इंटरेक्शन। जितनी हम सोसाइटी में लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, वो बच्चे की या फिर किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो 3 चीज़ें हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ सोसाइटी, सेकेंड इज़ कल्चर, किस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, कल्चर का मतलब हम रिलीजन नहीं लेंगे। कल्चर का मीनिंग क्या होता है, द वे वी थिंक एंड द वे वी बिहेव। ये है जो कल्चर का मीनिंग। वाइगॉस्की कहते हैं कि जिस तरह से हम सोचते हैं, हमारा फैमिली का जो कल्चर है, ठीक है, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं वेरियस सिचुएशंस में, वो इस चीज़ को कल्चर कहते हैं। प्लस थर्ड वन इज़ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है बेसिकली, ये एक टूल है। लैंग्वेज क्या है, एक टूल है जिसके थ्रू हम सोसाइटी और कल्चर से सीखते हैं। ठीक है, कौन किस तरह की लैंग्वेज बोलता है, वो हमें समझ में आती है नहीं आती है, ठीक है, वो सारा क्या डिपेंड करता है, लैंग्वेज के ऊपर। अब कल्चर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कल्चर देखिए, जितना वेरिएंट कल्चर होगा, हर कल्चर की अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, अपने अपने बिहेविंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है, तो उसके साथ जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। वाइगॉस्की कहते हैं कि कल्चर का सोसाइटी का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल पर, और जो बच्चा डिफरेंट कल्चर से आ रहा है उसके ब्रिंगअप या फिर ब्रॉटअप क्या है वो भी डिफरेंट होगी, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो भी डिफरेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो हम कहते हैं कि सोसाइटी के साथ इंट्रैक्शन है, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं हम सोसाइटी के साथ, तो इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। 2 वेज हैं जिससे हम इंट्रैक्शन को देखते हैं। सबसे पहला क्या है, इंटरसाइकोलॉजिकल। इंटरसाइकोलॉजिकल, और दूसरा क्या होता है, इंट्रासाइकोलॉजिकल। आपने स्कूल्स में भी कॉम्पिटिशन्स देखे होंगे ना, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन, इंट्रा क्लास कॉम्पिटिशन। मतलब क्या होता है, इंटर क्लास जो बाहर की लोगों से हम मिलते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़। इंट्रा होता है खुद के अंदर। ठीक है, अगर हम इंटर क्लास की बात बोलें तो जैसे क्लास 10th के
5 सेक्शंस हैं, ठीक है, ABCDE। इंटर क्लास मतलब कि 5 सेक्शनों में कंपटीशन होगा, फिर उनमें से बच्चे छांटे जाएंगे हर सेक्शन में, ठीक है। तो इंट्रा क्लास क्या होता है कि एक ही सेक्शन में बच्चों का कंपटीशन करवाया जा रहा है और उसमें से बच्चे सिलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। इंट्रा का मतलब विद इन और इंटर का मतलब कि उसके साथ जो चीज़ें रिलेट करती हैं, ठीक है, वहाँ पर। तो देखिए इंटर साइकोलॉजिकल क्या होता है, इंटरेक्शन जो हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारा सोशल ग्रुप होता है, हमारा पीयर ग्रुप होता है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल, फैमिली, जो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, वहाँ पर हमारी जो भी इंटरेक्शन होती है दैट इज़ इंटर साइकोलॉजिकल। अब वहाँ पर जो इंटरेक्शन होती है वो हम पर किस तरह से इफ़ेक्ट डालती है, इंट्रा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालती है। किस तरह से, क्योंकि जो चीज़ें हम सोसाइटी में से सीखते हैं उसको हम क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, यानी कि अपने अंदर उन चीज़ों को समा लेते हैं, खुद को सिखाते हैं वो चीज़ें, ठीक है, अपने अंदर खुद को उस तरह से ढाल लेते हैं। तो इंटर साइकोलॉजिकल क्या हुआ, लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, इंट्रैक्शन विद द सोसाइटी एंड देन लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। लर्निंग किस तरह से होगी, इंट्रा साइकोलॉजिकल, हम इंटरनलाइज करेंगे वो चीज़ें जो हम अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं। सोसाइटी फोर्सफुली थोड़ी कर रही है वो चीज़ें, ठीक है, हम लेकर आ रहे हैं, इंटरनलाइज करते हैं सेल्फ के अंदर वो सारी चीज़ें। अब देखिए जो इसके टूल्स हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। अगर बच्चों आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इसके टूल्स होते हैं जो वो 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट इज़ रियल एंड सेकंड इज़ साइकोलॉजिकल। रियल टूल्स होते हैं जो आप लोग लाइक हम कहते हैं कि कंप्यूटर से सीखना, ठीक है, हम स्मार्टफोन से सीखते हैं, मोबाइल से सीखते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है, ये क्या है, रियल टूल्स, पेन, चॉक, ये क्या है, सारे रियल टूल्स हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल टूल्स क्या हैं कि हम किसी भी साइंस को देखकर समझते हैं, सिंबल्स को देखकर समझते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी लैंग्वेज। चलिए मुझे ये बताइए ये किसका साइन है। अगर कोई भी वैन जा रही है, ठीक है, उसके पीछे ये साइन लगा हुआ है तो किसका साइन है, ये डॉक्टर्स का साइन होता है ना। अब ये मत बोलना कि ये क्रिश्चियंस का साइन है, ठीक है, क्रिश्चियंस का साइन इस तरह से होता है। तो ये क्या है, प्लस क्या है, डॉक्टर्स का साइन है। तो जहाँ पर भी ये होता है हमें पता लग जाता है। पेट्रोल पंप का अपना साइन है, ठीक है, अगर आप मैकडी में आइसक्रीम खाने जाते हैं तो उसके से बड़ा सा M लिखा होता है ना ऊपर, तो हम देखते ही कह रहे थे कि ये तो मैकडोनल्ड आ रहा है, यहाँ पे कहाँ लिखा है, लेकिन आप साइन लैंग्वेज समझ रहे हैं। तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल टूल है जिसको आप देखकर चीज़ों को समझ रहे हैं। समझ में आ गई ये चीज़। फॉर एग्जांपल इसकी एक और ले सकते हैं, लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, तो वो भी क्या है, साइंस एंड सिंबल्स, जिसको देखकर हम लर्निंग करते हैं, समझ जाते हैं उन चीज़ों को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। सो वो टर्म्स क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो सबसे क्या है, जोन ऑफ, लिख लीजिए ये टर्म किसने दी है, वाइगॉस्की ने दी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन का मीनिंग क्या होता है, हम कहते हैं ना हम किस जोन में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। जोन का मीन्स एरिया, प्रॉक्सिमल मीन्स नियर अबाउट। प्रॉक्सिमल्स का मीनिंग क्या होता है, नियर अबाउट, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये जो बेसिकली है एजुकेशन के साथ हम कह सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इसको, या फिर अदरवाइज भी आप नॉर्मल लाइफ में इस टर्म को रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, कोई ऐसा काम है, ठीक है, जो आप किसी की मदद के बिना कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ विदाउट हेल्प आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आपका पोटेंशियल है वो काम करने का, लेकिन वो करने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत चाहिए, ये है नंबर 3 और नंबर 2। और फाइनली क्या है कि कोई ऐसा काम जो हम कहते हैं कि हम कर ही नहीं सकते, चाहे हमारी कोई कितने भी मदद कर दे हम वो काम कर नहीं सकते, उसको हम कहते हैं बियॉन्ड रीच, मतलब हमारी औकात से बाहर है, ठीक है,
डायरेक्ट हम बोल दे तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, विदाउट हेल्प जो हम काम करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट। नोट कर लो ये पॉइंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है, बच्चा जो भी काम कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अदर्स जो वो काम कर सकता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे का कितना पोटेंशियल है चीज़ों को करने का। हम थोड़ी सी गाइडेंस दे दें, टीचर्स थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दें या फिर उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो उनको अपने पोटेंशियल तक ले जाते हैं। जैसे आपने डांस इंडिया डांस देखा होगा, है ना। तो जब बच्चे स्टार्टिंग में ऑडिशंस देते हैं तो वो क्या होता है, उनका एक्चुअल डेवलपमेंट, जो किसी की मदद के बिना किसी गाइडेंस के वो वहाँ पर आकर अपना डांस परफॉर्मेंस देते हैं। फिर उनको इतने अच्छे कोरियोग्राफर्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनको अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं, पोटेंशियल डेवलपमेंट कर पाते हैं, ठीक है। अब बियॉन्ड रीच बातें कुछ और हो जाती हैं, ठीक है। कोई इस तरह का डांस फॉर्म जो वो नहीं कर पा सकते, किसी की मदद से भी नहीं कर सकते, या फिर वो डांसर्स हैं तो उनको बोल दिया जाए कि आप भाई जाके शिप चला लो या फिर एरोप्लेन चला लो। कैसे चलाएंगे वो किसी की मदद से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़, उनका एरिया ही नहीं है, या फिर वो चीज़ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बियॉन्ड रीच। समझ में आ गई। बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल देकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं एग्जैक्ट कि आपको कहाँ पर ये चीज़ में डाउट है। तो इसकी मैं आपको एक डायग्राम बनाकर ये चीज़ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि पेपर में जो है ना आपको डायग्राम भी आ सकती है और आपको थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है। ये ग्राफ है, यहाँ पर है डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये एक लाइन है, यहाँ तक बच्चा क्या है, अपनी एक्चुअल डेवलपमेंट शो करता है कि बच्चा यहाँ तक विदाउट हेल्प पहुँच गया। एक्चुअल डेवलपमेंट क्या था, जो बच्चा काम कर सकता है, टास्क कंप्लीट कर सकता है, अपना गोल अचीव कर सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, टास्क कंप्लीट एंड गोल अचीव कर सकता है, जो वो करना चाहता है विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। वो क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पर जाकर कहीं आता है बच्चे की पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि वो यही दोनों चीज़ें कर सकता है, लेकिन क्या करेगा, विद हेल्प। विद हेल्प वो कर रहा है, तो वो क्या है, बच्चे की पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस ही है, ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ में आ गई ये चीज़। अब स्कैफोल्डिंग क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी हेल्प बच्चे को दी जाए, ठीक है, हेल्प दी जाए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हेल्प दी जाए या फिर उसको गाइडेंस दी जाए या फिर बच्चे को असिस्ट किया जाए, ये सारे वर्ड्स क्या है कि बच्चे की मदद की जाए किसी भी तरीके से, ठीक है, उसको गाइड करके, असिस्ट करके या हेल्प करके। तो ये जो बेसिकली हेल्प क्या है, ये क्या होती है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, बच्चे को एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट तक लेके जाना। ये यहाँ पर जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है उस हेल्प को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। अब एजुकेशन में भी ये चीज़ें होती हैं, हम डांस में देख लें, सिंगिंग में देख लें, लाइफ के किसी भी फेज़ में देख लीजिए। हम कहते हैं ना कि बच्चा एक कोरा कागज़ होता है, उसको जितना पता है, ठीक है, उतना उसको बेसिकली पता है, लेकिन उसके बाद जब उसको एक अच्छा टीचर मिल जाए, मेंटर मिल जाए, वो उसको तराश देता है, पूरे हीरे की तरह बना देता है उसको, ठीक है। जैसे DID की हमने बात की थी, डांस इंडिया डांस की, तो बच्चे स्टार्टिंग में उनको कितना आता होता है, लेकिन एंड में सिर्फ एक बच्चा जीतता है या फिर 2 या फिर 3 मैक्सिमम, ठीक है, 3 पोजीशन तक बच्चे होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, जिनको बहुत अच्छी हेल्प मिली है, बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है, असिस्टेंस मिली है, और वो अपना पोटेंशियल डेवलपमेंट पूरे अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, वो ये तीनों पोजीशंस ले जाते हैं। क्लियर हो गई बात, ये चीज़ समझ में आ गई तो मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आ गई। तो अब देखिए, स्कैफोल्डिंग टर्म जो है ये वाइगॉस्की ने नहीं दी है, ये दी है 1950 में जेरोम ब्रूनर ने। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये टर्म्स हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये टर्म किसने दी है, ब्रूनर ने, इन द ईयर ऑफ 1950, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसकी अगर आपको डायग्राम भी आ सकती है। एक तो हमने ग्राफ डिस्कस किया है जहाँ पे डेवलपमेंट है,
2 लाइंस लगाई हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, देखिए जो बच्चा कोई भी टास्क कर सकता है विदाउट हेल्प, ठीक है, उसके बाहर ये है जो बच्चा कोई टास्क कर सकता है विद हेल्प, ठीक है, बिना किसी की मदद से नहीं कर सकता, उसको किसी की मदद चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, ताकि वो अपने पोटेंशियल लेवल तक पहुंच सके। तो अब जो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है जो मैंने ये शेडेड किया हुआ है, ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो हेल्प मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो इसके बाद की जो सारी लेयर है वो कह लीजिए बियॉन्ड रीच है हमारी, या फिर आपकी औकात से बाहर है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ हम कर ही नहीं सकते बिना किसी की मदद से, या फिर किसी की मदद के साथ भी। ये चीज़ हमारी बस पहुंच से ही बाहर है, भूल जाओ इस चीज़ को। अब देखिए स्कैफोल्डिंग क्या है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। स्कैफोल्डिंग इज असिस्टिव लर्निंग प्रोवाइडेड बाय मोर नॉलेजेबल अदर। MKO हमने लिखा है ना, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसको आपसे ज़्यादा आता है, ठीक है। और ये एक चीज़ और कहते हैं, दैट इज़ रेसिप्रोकल टीचिंग। हम वो भी साथ के साथ चीज़ें देख लेते हैं, पॉइंट्स जो ये एम्फसाइज करते हैं इन चीज़ों पर। वाइगोस्की को जो थ्योरी है वो ये चीज़ों को एम्फसाइज करती है। सबसे पहला है रेसिप्रोकल टीचिंग। अब देखिए मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो बंदा आपसे ज़्यादा जानता है वो आपको पढ़ाए, ठीक है। अब इसके साथ ही रिलेटेड है ये टर्म रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि हो सकता है आप क्लास 3 में हैं, ठीक है, लेकिन क्लास 2 का बच्चा आपको 2 का टेबल पढ़ा रहा है, तो ये कौन हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर। रेसिप्रोकल मीन्स आपसे छोटा, एज जिसकी कम है वो भी आपको टीच कर सकता है। बस एक कंडीशन लागू होनी चाहिए कि वो बंदा मोर नॉलेजेबल अदर हो। जो नॉलेज आपको नहीं पता वो आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ना पता हो जो आपको बेटर पता हो, तो आप क्या हो गए मेरे से, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो रिवर्स होना यहाँ पे हो सकता है। और ये क्या कहते हैं कि अगर बच्चा ग्रुप वर्क में काम करता है, ठीक है, ग्रुप में काम करता है तो उतना ही ज़्यादा उसका सोशल ग्रुप होता है, तो वहाँ से उतनी ज़्यादा लर्निंग होती है। यहाँ की ग्रुप वर्क में काम करके क्या होता है, कोलैबोरेटिव वर्क या फिर लर्निंग। तो ये वर्ड्स ना आपको पता होने चाहिए, वाइगोस्की की थ्योरी के साथ रिलेट होकर क्वेश्चंस में ये वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो लर्निंग विद कॉपरेशन करना आता है। जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हम अपनी एक बात बोलते हैं तो दूसरे की भी एक बात माननी पड़ती है, तो कॉपरेशन होता है वहाँ पर। असिस्टिव लर्निंग होती है एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, असिस्टिव लर्निंग जो बच्चे को एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट तक लेके जाता है। और मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन वो पर्सन है जो ये हेल्प बच्चे को इस लेवल से इस लेवल तक लेके जाने में वो हेल्प प्रोवाइड करता है ना, जो पर्सन वो हेल्प प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। क्लियर हो गई ये चीज़। अब हम इसकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं एंड लिमिटेशंस हैं वो देखते हैं। सो देखिए फर्स्टली एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि ये कहते हैं कि पीयर एक्टिविटी में काम करना चाहिए ताकि बच्चा जो है कोलैबोरेशन में काम करना सीखे, उसमें पेशेंस लेवल आए, कॉपरेशन के साथ काम करना सीखे, ठीक है, कॉपरेशन की उनमें जो भावना है वो आनी चाहिए। फिर कहते हैं कि सबसे पहले जो टीचर्स हैं वो पता करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चे का, कि एक्चुअल बच्चे का लेवल क्या है। हमें पता लग जाता है ना कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। इस क्वेश्चन को अगर ये आंसर कर पा रहा है तो अगर हम इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन देंगे ना तो थोड़ा सा इसको हम गाइड करें वो इजीली उसको कर पाएगा। यानी कि फिर क्या आएगी, स्कैफोल्डिंग, यानी कि बच्चे को गाइड करना, असिस्ट करना या फिर उसको हेल्प करना इन एनी सिचुएशन और इन एनी कंडीशन ही वांट्स। देन नो अबाउट द पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड। अब अगर टीचर को बच्चे का पोटेंशियल पता होगा ना, हम कहते हैं ना कि कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ डेलिक्वेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको कैटेगराइज कैसे करते हैं, उनके पोटेंशियल हमें पता लगता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, ठीक है। कोई बच्चा साइंस में अच्छा हो सकता है, कोई आर्ट्स में अच्छा हो सकता है, किसी का पोटेंशियल म्यूजिक में ज़्यादा है, तो बच्चा उस तरह से टीचर्स उसको गाइड करते हैं कि आपका पोटेंशियल इसमें है, आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल बच्चे का पता करना, इंटरेस्ट पता करना, यहाँ पर कहाँ पर पता लगता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जहाँ पर ये हम काफ़ी सारी अपनी टेक्निक्स लगाते हैं बच्चे की पोटेंशियल जानने के लिए। देन इसमें क्या है, नो एज बार फॉर स्कैफोल्डिंग। हमने कहा है ना क्या कि रिवर्सिबल टीचिंग होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग हो सकती है, तो एज बार कोई नहीं है स्कैफोल्डिंग का कि कौन हेल्प करेगा कौन नहीं करेगा। समझ में आ गई ये चीज़।
तो नेक्स्ट है कल्चर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। अब कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट पर, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो टीचर ने अगर 50 बच्चों को पढ़ाया तो वो सेम ही लेवल का उनका डेवलपमेंट होगा। डिपेंड करता है बच्चा किस कल्चर से आ रहा है, वो एक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे का कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर जो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी वो तो सभी को सेम मिलेगी, लेकिन जो एक ये हम लेवल डिस्कस किया था ना, एक्चुअल और ये पोटेंशियल, ये लेवल बच्चों का डिफरेंट हो सकता है, विच कैन वेरी विद द सोसाइटी, एनवायरनमेंट, कल्चर, ठीक है, या ये वाला लेवल। उसके बाद हेल्प तो टीचर नहीं ना उसमें कोई पार्शियलिटी करेंगे, पोटेंशियल डेवलपमेंट तक लेके जाने के लिए। क्लियर हो गई ये चीज़। अब हम लिमिटेशंस देखते हैं, इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या रही। इन्होंने कोई भी जनरल आइडियाज़ नहीं दिए हैं डेवलपमेंट के, सिर्फ उन्होंने बताया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ इन्फ्लुएंस पड़ता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली जनरल आइडियाज़ नहीं बताए हैं, ना ही कोई एज स्पेसिफाई की है कि किस एज में बच्चे की कितनी डेवलपमेंट हो सकती है या फिर होनी चाहिए। और ये हेरिडिटी के कंसेप्ट को बिल्कुल भूल गए हैं, क्योंकि इनका पूरा जो एम्फेसाइज है, पूरी इंपॉर्टेंस इन्होंने दी है, दैट इज़ ऑन द सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट का पार्ट ही तो है ना सोसाइटी, तो पूरा एम्फेसाइज इन्होंने एनवायरनमेंट पर किया है, जबकि पियाजे ने पूरा एम्फेसाइज किस पर किया था, हेरिडिटी पर। याद है कि भूल गए? हेरिडिटी पर, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, कांट अप्लाई टू ऑल कल्चर्स। अब देखिए हर कल्चर की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपना एक्सपोजर लेवल होता है, तो हम ये इम्प्लीकेशंस ये जो थ्योरी है, ठीक है, कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, तो वहाँ पर ये डेवलपमेंट कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये सभी कल्चर्स पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट थ्योरी है। अगर आपको ये कंप्लीट अच्छे से समझ में आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही हम देखेंगे MCQs इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड उसके देखिए जो सीरीज़ चल रही है हमारी ये, तो आई सजेस्ट कि आप ये स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं उसका लिंक प्रीवियस वीडियो के साथ ज़रूर होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।